नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव कुमार है। मेरा नाम शिव कुमार निषाद है और आज हम भारतीय संविधान का एक पहला लेक्चर लेकर के आए हैं। भारतीय संविधान के विकास क्रम यानी ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का विकास क्रम का पहला ये लेक्चर है। आप कहीं भी भारतीय संविधान का पहला लेक्चर पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं सब लोग। लेकिन मैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ मैं ये भी बताता हूँ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत कैसे होती है, यानी उस एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बहुत सारे टीचर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी बातें घटा देते हैं, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतने ही पूछे जाते हैं, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी है वो नहीं बताते हैं। आज हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में भी बताएंगे कि वो उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, तो सारी चीज़ों को बताएंगे। आइए लेट्स कम ऑन द चैप्टर कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आवश्यकता पड़ी, ये सब बात बताते हैं आपको। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, आप पढ़ेंगे यूरोपियों का आगमन। जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो आए थे PDEF, यानी कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लैंड के लोग आए थे और फ्रांसीसी लोग आए थे। इतने सारे लोग आए थे और सबसे पहला जो पुर्तगाली था वो था वास्को डिगामा। 1498 में जो आया था वास्को डिगामा था, जिन्होंने भारत की खोज की थी और वो कालीकट नामक स्थान पर आकर के भारत की खोज की थी इस तरह से। और यहाँ पे व्यापार करना पुर्तगालियों ने शुरू किया तो पता चला जो सूरत था वो मसालों के रूप में बहुत ही विख्यात जगह है सूरत, और इसीलिए धीरे धीरे ये बात इंग्लैंड के लोगों को पता चली। इंग्लैंड के लोगों ने भी योजना बनाया कि हमें भारत में व्यापार करने जाना है, और इसलिए उन्होंने महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो उस समय ब्रिटेन की क्राउन थी, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें भी आज्ञा पत्र दीजिए कि भारत में व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र प्रदान कीजिए। तो इस तरह से महारानी एलिजाबेथ प्रथम उस समय ब्रिटेन की क्राउन थी और वो 15 सालों की मोनोपोली के साथ ब्रिटेन में जाने के लिए आज्ञा पत्र प्रदान कर देती। तो इस तरह से जो ब्रिटेन के लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है वो होती है 31 दिसंबर सन 1600 में। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 को हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई तो बताएंगे 1608 में। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी, ये दो क्वेश्चन हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई लेकिन आई 1608 में, लेकिन उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था ही नहीं, क्योंकि उससे भारत ये ईस्ट इंडिया इसको इसलिए लोग कहने लगे क्योंकि ये भारत के ईस्ट पार्ट वाले ईस्ट में पार्ट में था, इसलिए लोग ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया पर कहने लगे। लेकिन दरअसल ये इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था ही नहीं, इसका नाम तो द गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये नाम था। इसी बाद में लोग इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया पर कहने लगे। तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई तो बहुत सारे जो भारतीय लोग थे या विदेशी लोग थे, इनका जब इन्होंने देखा कि ये कंपनी आई है भारत में जिसको ब्रिटेन के क्राउन सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके सहयोग के लिए बहुत सारे लोग शेयर मिलाने के लिए इस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया कि भैया हमसे शेयर लीजिए लेकिन इस कंपनी को चलाइए। तो बहुत सारे लोग शेयर होल्डर मिल गए। इसी शेयर होल्डर को कंपनी के भाषा में COP कहे जाने लगा, यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। देखिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स वो लोग हैं जो कंपनी में शेयर मिलाते हैं, और एक कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स मिल करके कंपनी के रेगुलेशन के लिए एक मुखिया का चुनाव करते हैं जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। देखिए दोनों में अंतर समझिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग हैं जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में से मुखिया के रूप में चुन करके आते हैं जो कंपनी के रेगुलेशन को करेंगे, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स वो लोग हैं जो कंपनी में शेयर मिलाते हैं कंपनी को चलाने के लिए। तो दोनों में खास वही अंतर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जनता में और प्रधान में क्या अंतर है तो आप ये बताएंगे गांव की जनता वो लोग है जो गांव के निवासी हैं उनको जनता कहेंगे, और प्रधान उसे कहेंगे जो गांव के रेगुलेशन के लिए गांव के लिए चुन करके एक आदमी जाता है जो गांव के रेगुलेशन को देखता है तो उसको प्रधान कहेंगे। सेम वही अंतर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में। तो इस तरह से कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों बन गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का ही काम था रूल एंड कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन को करते रहे। तो इस तरह से जब ये स्थापित थी तब भी एक प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटेन से लोग आते और उनके लिए भोजन संबंधित या बहुत सारी समस्याएं होती, तो उनके मन में पहला यही विचार था कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती कि खाने पीने सारी चीज़ें की व्यवस्था
यहीं पे हो जाती तो बहुत बढ़िया रहता। अचानक क्या हुआ 1757 में, 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया, और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की बिना तैयारी के साथ अंग्रेजों की पहली जीत हो गई। तो इससे पहले अंग्रेज लोग बहुत डरते थे कि हमें युद्ध कैसे करना, बहुत डरते थे। लेकिन जब बिना तैयारी के साथ उन्होंने प्लासी का युद्ध जीत लिया तो उनके मन में ये विचार आ गया कि हम बिना जब तैयारी के प्लासी जैसे युद्ध को जीत सकते हैं तो हम बहुत सारे युद्ध को जीत करके हम भारत को गुलाम बना सकते हैं। इसके बाद फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध को जीत लिया उन्होंने। और इस युद्ध को जीतने के बाद उनके मन में ये पूरी तरह से विचार आ गया कि अब हम भारत को गुलाम बना सकते हैं, क्योंकि बिना तैयारी के इतने बड़े बड़े युद्ध अगर हम जीत सकते हैं तो हम क्यों नहीं भारत को इसी तरह से गुलाम बना सकते हैं। ये ऐसा युद्ध था, एक निर्णायक युद्ध के रूप में जाना जाता है। बक्सर का युद्ध 1664 में जो युद्ध हुआ था बक्सर में, ये एक ऐसा युद्ध था जिसने ये तय कर दिया था कि भारत को गुलाम अंग्रेज ही बनेंगे। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया 1765 में, सब पहला काम उन्होंने किया कि ये इलाहाबाद की संधि की, और इस इलाहाबाद की संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की सबसे पहले दीवानी हथियाई उन्होंने, और इस दीवानी के माध्यम से उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो पूरी तरह से मजबूत होने लगी। जब भाई उनको कर मिलने लगा, पैसा मिलने लगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से मजबूत होने लगी। जिस तरह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की जब दीवानी उन लोग को मिलने लगी तो उनकी जो प्रशासन शक्ति थी, उनकी सोच बढ़ने लगी। उन्होंने कहा कि अब हम प्रशासन का काम ज़्यादा तेजी से करेंगे। अब हम उसके बगल में था ये मैसूर। अब उन्होंने सोचा कि मैसूर राज्य पे हम हमला करेंगे, तो इन्होंने 1767 से लेकर 1769 में ये हुआ था मैसूर का युद्ध। हालांकि दोस्तों मैसूर में 4 युद्ध हुए थे, लेकिन हम यहाँ पे केवल फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से लेकर 1769 में हुआ था। अब 1767 में ये स्टार्ट हुआ था, 2 सालों तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। तो अंग्रेजों ने जब ये युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो गई थी, अंग्रेजों की हार हो गई थी। हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा के रख दिया था। तो इस युद्ध में एक संधि हुई थी जिसको बोलते हैं मद्रास के। अब बताइए कैसे संधि हुई। अंग्रेज इतनी बुरी तरह से इसमें पराजित हुए, उनको भाग करके जाना पड़ा मद्रास। क्योंकि अब मद्रास जैसे ही भाग करके भगदड़ मच गया अंग्रेजों में, और पूरी तरह से मद्रास भाग के चले गए, और पीछे पीछे हैदर अली भी गया। और 1769 में मद्रास में जाकर के हैदर अली ने संधि किया। मद्रास की संधि एग्जाम में पूछा जाता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी, तो 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। इस संधि में ये कहा गया कि हैदर अली ने कहा कि हमें 1 लाख रुपया हर्जाना के रूप में देंगे, और अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है, कोई विदेशी जैसे मराठा हुए, निज़ाम हुए, कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो आप हमें सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। तो इस तरह से हैदर अली ने अपनी सारी मनचाही बात को अंग्रेजों से कर लिया था। जितने भी युद्ध हुए थे, जैसे प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इन सारों युद्धों में दोस्तों देखिए युद्ध एक ऐसा चीज़ है जिसमें सबका नुकसान होता है। तो प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध, इस दोनों में अंग्रेजों का भी बहुत नुकसान हुआ था, भले जीत गए थे। और इधर मैसूर का युद्ध हुआ, इसमें भी हारे भी, काफ़ी नुकसान हुआ, और उसके बाद हार गए, प्लस 1 लाख रुपए भी दिए। तो अंग्रेज धीरे धीरे एकदम टूट से जा रहे थे। अचानक क्या हुआ 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया, और बंगाल में अकाल पड़ने के बाद दोस्तों बंगाल के लोग भूखमरी के शिकार हो गए, यानी कि बंगाल के लोग भूखों मरने लगे। इसीलिए बंगाल प्रेसिडेंसी ने सोचा कि अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो इलाहाबाद की संधि है उसका उल्लंघन किया जाए, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी देने से मना कर देते हैं यहाँ पे। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की जो दीवानी देने से जैसे बंगाल के लोग मना कर देते हैं, अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा जाती है, और अंग्रेजों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है, और उनके जो कर्मचारी थे आपस में झगड़ा करने लगते हैं, बाहर की तरफ व्यापार शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी टूटने लगती है। जिसकी वजह से जब ये बात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पता चलती है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जाकर के इंग्लैंड बैंक से 50 लाख रुपए मांगता है। और ये बात दोस्तों तब की है जब ये अमेरिका से इंग्लैंड युद्ध कर रहा था। आपको पता होगा 1688 में क्या हुआ था, इंग्लैंड की क्रांति, अब इसी के आसपास है। तो ये बात तब की है, हालांकि ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। ये बात तब की है जब ये अमेरिका आज़ाद होने के कगार पे था। तो अमेरिका एकदम से इंग्लैंड के हाथ से छूटा हुआ था। इधर 50 लाख रुपए की बात आई,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उनके कानों में, जब इंग्लैंड की महारानी के कानों में ये बात जाता है कि इंग्लैंड भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 50 लाख रुपया मांग रहा है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी तो अच्छे से चल रही है हमने सुना। तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि मायरा कुछ और है और अंदर अंदर कुछ और चल रहा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को भारत में भेजा, तो पता चला कि यहाँ पे जो ऐसी स्थिति आ खड़ी हुई है कि कुछ दिन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के इंग्लैंड उसे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत मीटिंग बुलाया और उसके साथ उन्होंने कहा कि हमने आप पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हम आपके जरिए, अभी तक आप नियम कानून बना रहे थे, अब मैं नियम कानून बनाऊंगी। इसलिए अब उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसको हम बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, आपको सबसे एक बार दोहरा देते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए आया था, कंपनी डूब जा रही थी, उससे बचाने के लिए, कंपनी के रेगुलेशन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 का एक्ट पास की थी महारानी ने। और इस ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है, अगर आपसे पूछा व्हाट इज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एक ऐसा एक्ट है इसी एक्ट के माध्यम से पहली बार किसी विदेशी ने हमारे भारत में हस्तक्षेप किया था। यानी पहली बार, अगर आप मोटी मोटा शब्दों में जाने तो पहली बार गुलाम हम 1773 में ही हो गए। इसीलिए हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं संविधान पढ़ने से। बच्चों के मन में ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता है कि हम संविधान पढ़ने से पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पढ़ते हैं। तो दरअसल यही रीजन है कि ये किताबों में नहीं मिलेगा, तो हम गुलाम पहली बार यही, लेकिन मोटी मोटा जब आप पढ़ लेंगे पूरी तरह से आपको ये समझ हो जाएगी कि 1773 में ही हम यहीं पे गुलाम होंगे। तो दोस्तों ये था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की क्या फीचर्स थे, क्यों आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन अब हम बताएंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या चीज़ें हैं। आइए दोस्तों जल्दी से कोशिश करते हैं कि 1773 के अंदर क्या है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सबसे पहले जो हमारा भारत था वो 3 प्रेसिडेंसी में बना था, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो हमारे यहाँ 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या किया, जो मद्रास था और बॉम्बे था उसको बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला दिया, और बंगाल का जो गवर्नर था उसको ज़्यादा पावर दे दिया, और इसीलिए बंगाल के गवर्नर का नाम भी बदल दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, क्योंकि उसके पावर को बढ़ा दिया गया। और यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन किया गया, और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे एग्जाम से पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, देयर शैल बी एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब हम ये बताते हैं कि यहाँ पे निर्धारित किया गया कि एक कार्यकारिणी परिषद होगी, जो ये गवर्नर जनरल होगा, उस गवर्नर जनरल को सलाह देने का काम करेगा ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी। तो कार्यकारिणी जो परिषद होगी वो गवर्नर जनरल को सलाह। लेकिन एक बात यहाँ पर किताबों में नहीं लिखा गया है कि मानने के लिए बाध्य होगा, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था वो कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी उसको किया गया था। इस तरह से वारेन हेस्टिंग जो था वो पहला, यानी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल का यहाँ पर के बनाया था। 1773 में ये बना था वारेन हेस्टिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, और 1785 तक चला था। अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय नहीं, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यानी कि उस सुप्रीम कोर्ट में 4 अध्यक्ष रखे, 4 न्यायाधीश रखे गए, जिनका एक का नाम है एलिजा इम्फे और दूसरे का एलिजा इम्फे, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट। इस तरह से 4 लोग थे, जिसमें एलिजा इम्फे मुख्य न्यायाधीश थे। अब यहाँ पे देखिए, जब ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, आपको ये पता होगा कि हमारे देश में सुप्रीम जो कोर्ट होता है उसका एक ही काम होता है, जस्टिस करना, यानी कि लॉ को कोडिफाई करना उनका काम होता है। तो दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था, 1774 में। यही सुप्रीम कोर्ट है जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था। तो दोस्तों जब ये सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट भारतीयों के लिए था? नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट अंग्रेज के लोग जो भारत में रह रहे थे उनके लिए था।
तो दोस्तों जब ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो सुप्रीम कोर्ट जब अपने न्याय को करने लगा तो यहाँ पे बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग था और सुप्रीम कोर्ट था, उन दोनों में होने लगा झगड़ा। क्योंकि इससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल न्याय करता था और सुप्रीम कोर्ट भी न्याय करने लगा, तो इसीलिए दोनों में झगड़ा होने लगा। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे बड़ी कमी यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित हुई उसको ये बताया ही नहीं गया कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा। जो आज आप देखेंगे जो भी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जस्ट यानी जो भी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दीवानी है, फौजदारी है, सबका एक प्रकार से एक क्राइटेरिया है ना कि आप किस में कौन न्याय सुनाएगा, लेकिन उस समय नहीं था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे बड़ी कमी यही थी कि 1774 में जो ये सुप्रीम कोर्ट जो बना था कलकत्ता में, उसमें उसका क्राइटेरिया ही नहीं डिफाइन किया गया था। ये सबसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे बड़ी कमी थी दोस्तों। अब आइए इसी एक्ट को, इस कमी को दूर करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया। इसके बाद 1781 का एक्ट, इसे कहा एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। अब सवाल है इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो 1773, दोस्तों मैं यहाँ पे इस तरह से बच्चों को समझाता हूँ कि 1781 का एक्ट है वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ना जानता हो। क्योंकि 1773 के, इसीलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी कमियां क्या थी। अगर आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को जान लेंगे तभी आप 1781 के सेटलमेंट के एक्ट को समझ में। तो इसलिए सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी क्या थी। आइए समझते हैं। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी ये थी, 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, उसके जो क्राइटेरिया थे उसके डिफाइन नहीं किया गया था कि वो किस क्राइटेरिया में काम करेंगे। बस इसी कमी को 1781 एक्ट में दूर किया गया। इसीलिए इस एक्ट का नाम ही रख दिया गया द सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781, यानी 1781 का सेटलमेंट का एक्ट। इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को सेटलमेंट कर दिया, यानी कि उसको दूर कर देगा। इसलिए 1781 का एक्ट है, इसका नाम रख दिया। बस इसका काम यही था। आपसे पूछा जाता है 1781 का सेटलमेंट का एक्ट क्या है, तो एक एक्ट है जिस एक्ट के माध्यम से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया। देखिए दोस्तों कुछ किताबों में जैसे किरण हुआ, लूसेंट हुआ, इसमें ये बताया जाता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दूर किया गया, लेकिन ये सरासर गलत है। कुछ कमियां, सबसे ज्यादा जो कमियां थी वो 1781 के एक्ट में दूर किया गया था। कुछ गिनी चुनी कमियां थी जो 1784 में दूर की गई थी। इसीलिए किताबें भ्रमित होकर कुछ लोग लिख देते हैं, वो किताबें गलत लिखती हैं, लेकिन कुछ जो मेन किताबें हैं वो सारी किताबें ये लिखती हैं कि 1781, जैसे किरण, जैसे ये परीक्षावाणी हुई, लक्ष्मीकांत हुई, एनसीईआरटी की किताबें, ये सब लिखती हैं कि 1781 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ही, 1781 का सेटलमेंट एक्ट ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने वाला है। इसीलिए इसका नाम सेटलमेंट का एक्ट रखा जाता है। अब इसने कमियों को दूर कैसे किया ये भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे केसेस जो थे उसको दो भागों में बांटा गया, एक दीवानी मामले, एक फौजदारी मामले, यानी कि मामलों को दो भागों में बांटा गया। दीवानी मामलों को सुप्रीम, ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का वो देखेगा, और जो फौजदारी मामले होंगे उस फौजदारी मामलों को देखने का काम जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, जो न्यायाधीश होगा, यानी कि जो एलिजा इम्फे थे वो देखेंगे। तो यहाँ पे मामलों को दो भागों में बांटते हुए, यहाँ पे जो मामले थे उनको दो भागों में बांटते हुए इसके जो इसका दिक्कत प्रॉब्लम था उसको दूर किया गया। किस तरह से आपने दोस्तों देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया, क्या था उसमें, 1781 का एक्ट क्या था। अब आइए समझते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसके बाद आया। अब सवाल है दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये हम आपको बताएंगे 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा क्यों। देखिए जब ये एक्ट आ रहा था 1784 में तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो सर विलियम पिट्स थे। उन्होंने कहीं न कहीं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाने में बहुत बड़ी योगदान निभाई थी, इसीलिए उनके नाम पर ही इस एक्ट को रख दिया गया। सर विलियम पिट्स के नाम पर ही इस एक्ट को रख दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये दोस्तों आपने देखा कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट उसका नाम क्यों पड़ा। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसमें क्या किया गया। देखिए समझिए इस एक्ट में क्या किया गया। जो इस एक्ट में जो कंपनी का उद्देश्य था, मैं आपको ये भी बताया था, जब कंपनी स्थापित हुई थी 31 दिसंबर 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही उद्देश्य था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव
व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी। तो ये बताया जाता है द ऑब्जेक्टिव वाज द गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी टू ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडिया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका उद्देश्य जब आई थी, स्थापित हुई थी, उसका एक ही उद्देश्य था भारत में व्यापार करना। तो लेकिन यहाँ पे 1784 में उसका उद्देश्य बदल गया। उसका उद्देश्य दो भागों में बांटा गया। उसका उद्देश्य दो भागों में बांटे, एक प्रशासनिक और एक व्यापारिक। पहले व्यापारिक ही केवल था, लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक मामलों में बदला गया। अब देखिए, व्यापारिक मामलों को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो था ही, लेकिन जो प्रशासनिक मामले थे उस मामलों को देखने के लिए एक अलग बोर्ड बनाया गया, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। जिसको क्या कहने लगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, इनको ब्रिटेन के क्राउन अपने हाथों से चुन करके सीधे कंपनी में बैठाते थे। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का चुनाव करता था वो ब्रिटेन के क्राउन चुन करके मिलते। यहाँ पे 1773 में आपने देखा था कि इस तरह से पहला हस्तक्षेप था, लेकिन 1784 में हस्तक्षेप नहीं है, ये पूरी तरह से कंपनी में अपने लोगों को ही ला करके बैठा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक अलग बनाया गया, जिसमें 6 सदस्य थे। प्रशासनिक मामलों को देखेंगे, व्यापारिक मामलों को यहाँ पर देखने का काम क्या करेगा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखा। तो यहाँ इस तरह से हुआ। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, अब मैंने आपको ये बताया कि 1773 में एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई थी, और उस कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या क्या थी, 3 थी। सदस्यों की संख्या 4 थी। उस 4 से घटाकर इसमें 3 कर दिया गया। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है किस एक्ट के माध्यम से कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी 4, वो घटा करके 3 कर दी गई। तो एग्जाम ये आंसर देंगे 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उस एक्ट के माध्यम से जो कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या थी वो 4 से घटा करके क्या कर दी गई थी, तो 3 कर दी गई थी। तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक आपने देखा कि यहाँ पे जो ये कंपनी का उद्देश्य था वो 2 भागों में बांट दिया गया। एक ये देखा, एक कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या को किस तरह से किया गया। यहाँ तक दोस्तों हम समझेंगे कि आज यहीं तक सीमित रखते हैं। आगे हम बहुत सारे एक्ट हैं यहाँ, यानी कि 1935 तक एक्ट को हम बताएंगे। तो 1784 का एक्ट आज तक हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। धीरे धीरे हम वीडियो को बढ़ाएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो को साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारा साथ देना बिल्कुल ना भूलें। आप ही के सब्सक्राइब से हमें आगे बढ़ने की एक प्रोत्साहन मिलती है। मैं आपके साथ शिव कुमार निषाद, यहीं पे आप विराम करते हैं। नमस्कार।